उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि युवाओं के बीच सब्र रखना और इंतजार करने का हुनर उनके प्रशिक्षण के दौरान ही शुरू कर दी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की। यही वो संस्था है जो कि अभ्यर्थियों को डीएलएड कोर्स रन कराता है और इसी कोर्स के बाद अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। उनके बीच, उन युवाओं के बीच जो कि डीएलएड में एडमिशन लिए हुए हैं, ये इंतजार करना और सब्र रखना डीएलएड कोर्स के दौरान ही इस संस्था के द्वारा सिखाया जाता है, क्योंकि परीक्षा के बाद 2.5 से 3 महीने, इवन कई बार 4-4 महीने लग जाते हैं रिजल्ट का वेट करते करते। यही वो एकमात्र संस्था है जहां पर अभ्यर्थियों को धरना देना पड़ता है परीक्षा समय से कराने के लिए, रिजल्ट समय से जारी करने के लिए। खैर, उत्तर प्रदेश में डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा आज हो चुकी है। देर आए दुरुस्त है, रिजल्ट घोषित हो चुका है। सभी सफल अभ्यर्थियों को आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन रिजल्ट में जो पासिंग प्रतिशत दिख रहा है वो बहुत ही निराशाजनक है और उन विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से सोचने वाली बात है कि इतने डीएलएड वाले अभ्यर्थी फेल क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट में पास भी हुए हैं, बावजूद उनके फाइनल रिजल्ट में फेल करके आ रहा है। तो इसका क्या रीजन है और वो कैसे सही होगा। इसके अलावा जिनकी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, उनका स्क्रूटनी का प्रोसेस क्या होगा और आपको कब मौका मिलेगा। अगर इस समय प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आ जाती है तो क्या इस शिक्षक भर्ती में आप सम्मिलित हो पाएंगे। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देख सकते हैं आप एक समाचार पत्र को लिखे यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे पीएनपी के द्वारा ये सूचना दी गई कि कितने प्रतिशत अभ्यर्थी यहाँ पर सफल घोषित किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। तो फोर्थ सेमेस्टर 2023 बैच, जिसमें 1,37,615 अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन किया था और परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,37,042 थी। और इसमें से जो आप देख सकते हैं, आप जो टोटल फेल कैंडिडेट हैं उनकी संख्या 73,883 है और पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 62,258 है और पासिंग प्रतिशत 45% रहा है। मतलब कि 55% अभ्यर्थी डीएलएड 23 बैच के फोर्थ सेमेस्टर में असफल घोषित कर दिए गए। इसी तरीके से 22 बैच का फोर्थ सेमेस्टर में देख पा रहे होंगे पासिंग प्रतिशत जो है वो 63% है। 21 बैच के फोर्थ सेमेस्टर में 36% है, 19 बैच के फोर्थ सेमेस्टर में 76% है और 18 बैच के फोर्थ सेमेस्टर में 36% पासिंग परसेंटेज है। ओवरऑल सभी बैच को मिला दें तो पासिंग परसेंटेज यहाँ पर 46.85% रहा है। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में 2024 बैच जो था उसके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट 1,39,223 अभ्यर्थी परीक्षा में रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, जिनमें पासिंग प्रतिशत जो था वो लगभग 52.97% रहा है। यानी कि 48-47% यहाँ पर भी अभ्यर्थी फेल घोषित किए गए हैं। इसी तरीके से 23 बैच में 61%, 22 बैच में 66%, 21 बैच में 50% और 19 बैच में 100% अभ्यर्थी, केवल 2 ही परीक्षा में सम्मिलित हुए थे तो 100 दोनों अभ्यर्थी पास घोषित किए गए हैं। और 18 बैच में 54.55% अभ्यर्थी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो सभी सफल हुए अभ्यर्थियों को आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं जिनकी बैक लगी है। देखिए, जिनका फोर्थ सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट्स में पास है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट में फेल लिख करके आ रहा है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि आपका किसी भी फोर्थ सेमेस्टर के अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में बैक रही होगी, इस वजह से आपके रिजल्ट में फेल लिख करके आ रहा है। अब बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका बैक लगा था लेकिन वो बैक पेपर क्लियर कर लिए हैं, बावजूद इनके अभी उनका फेल घोषित शो कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट अपडेट होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। कई बार आप पास होने के बावजूद भी आपका ओवरऑल फेल दिख रहा है। अगर फोर्थ सेमेस्टर में पास है और पहले का बैक पेपर सारा क्लियर हो गया फिर भी फोर्थ सेमेस्टर में आपका फेल दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा वेट करिए। 1-2 महीने में हो सकता है कि अपनी वेबसाइट को जो पहले का डेटा है उसे सिंक्रोनाइज कर ले पीएनपी और उसके बाद से आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है वो पास दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका किसी भी सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट में बैक रह गया है तो फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका फेल ही दिखेगा, भले ही फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स आपने पास क्यों ना कर लिए हो। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न है कि क्या इस समय अगर कोई भर्ती आ जाती है तो आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। देखिए, अगर वो वेबसाइट अपडेट होने वाली प्रॉब्लम है, कहने का मतलब कि पहले बैक अगर आपका लगा हुआ है और बैक पेपर क्लियर हो गया है लेकिन
डेटा सिंक्रोनाइज ना होने की वजह से आपका फेल शो हो रहा है, तब तो आप परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट में पास है, पहले का कोई बैक रह गया है और उसकी वजह से फेल शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं है शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। क्यों? क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो घोषित हो जाना चाहिए, और बैक पेपर के कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि आपका बैक पेपर अभी क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है और एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, कितने में भी बैक लगा हुआ है, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि उनके लिए कब मौके मिलेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि बैक भी डीएलएड में दो तरीके से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट बैक और एक होता है सेमेस्टर बैक। अगर आपकी अधिकतम दो सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट बैक, और तीन या तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो उसे बोलते हैं सेमेस्टर बैक। यानी सेमेस्टर बैक में कम से कम शर्त यह है कि तीन सब्जेक्ट में बैक लगी होगी या फिर ऊपर उससे कितना भी ज़्यादा हो सकता है। तो सेमेस्टर बैक के कंडीशन में आपको उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में, जिस सेमेस्टर में आपकी बैक लगी हो, उसके सारे पेपर क्लियर करने होते हैं। और सब्जेक्ट बैक के पेपर के कंडीशन में, जैसे मान लेते हैं सेकंड सेमेस्टर के किसी अभ्यर्थी का दो सब्जेक्ट में बैक लग गया है, तो उनको थर्ड सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाएगा। लेकिन आपको ये दोनों पेपर, बैक पेपर, जब भी आपको मौका मिलेगा तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन मान लेते हैं सेकंड सेमेस्टर में किसी कैंडिडेट का तीन सब्जेक्ट या फिर तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो उसको बोलते हैं सेमेस्टर बैक। और उस कंडीशन में आप सेकंड में बैक लगा हुआ था तीन में या फिर तीन से ज़्यादा, तो आप थर्ड सेमेस्टर में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे परीक्षा में। पहले आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करने होंगे। अब आप लोग के लिए एक बेहतर ऑप्शन ये होता है कि मान लेते हैं किसी कैंडिडेट का तीन या फिर तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में स्क्रूटनी के लिए अभी पीएनपी बहुत जल्द, हो सकता है कल परसों में नोटिफिकेशन निकाल दे, आपसे आवेदन लेगा। आवेदन आप कर दीजिएगा। मे बी अगर आपका स्क्रूटनी में, हालांकि मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं कि स्क्रूटनी में आपके कॉपी चेकिंग नहीं होती है, जो आपकी मार्किंग हुई है उन मार्क्स को केवल काउंट किया जाता है कि कहीं काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है, और अगर काउंटिंग मिस्टेक हुई होगी तभी आपके नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। पास्ट जो डेटा पीएनपी के द्वारा पब्लिश किया जाता रहा है अलग अलग बैचेज में, उसमें पासिंग प्रतिशत जो था 1% से भी कम देखने को मिला है स्क्रूटनी में। मतलब कि स्क्रूटनी में नंबर चेंज होने की संभावना 99% ये रहती है कि आपका नंबर चेंज नहीं होगा। ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ ताकि आप बाद में उसके भरोसे ना बैठे रहें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर काउंटिंग मिस्टेक हुई है और उस कंडीशन में मान लेते हैं आपकी तीन सब्जेक्ट में बैक लगी थी, आपने दो में आवेदन कर दिया स्क्रूटनी के लिए, एक में आपका पास हो गए, काउंटिंग मिस्टेक होने की वजह से आपका फिर से काउंटिंग हुआ और वो नंबर सही होकर के आप पास हो गए, तो तीन से बैक घट करके दो में रह गई, और दो में आप जो पहले तीन में लगा था, जो इससे आप सेमेस्टर बैक समझ रहे थे, चूंकि एक आपका स्क्रूटनी के तहत पास हो गया, तो अब दो में बैक बची और सेमेस्टर बैक से ये किस में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट बैक में। और सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में आप अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और सेमेस्टर बैक की परीक्षा कंडीशन में आप अगले बैच की मतलब अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो जिनका तीन या फिर तीन से ज़्यादा में बैक लगा हुआ है उनके पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, स्क्रूटनी के लिए आप आवेदन जरूर कर दीजिएगा। भगवान करे और किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि आपके एक आध सब्जेक्ट में पास हो जाए, और उस कंडीशन में सेमेस्टर बैक जो है वो आपका सब्जेक्ट बैक में कन्वर्ट हो सकता है। कम से कम आपका वो सेमेस्टर बर्बाद नहीं होगा, आप अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है उनको फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने का कब मौका मिलेगा। तो देखिए, पीएनपी कभी भी स्पेशल तौर पर बैक पेपर का आयोजन करती ही नहीं है। जो पिछला बैच आता रहता है उनके जब फ्रेश फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होंगे तब आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। जैसे 2024 बैच का भी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, अभी थर्ड सेमेस्टर होगा, और उसके बाद जब इनका फोर्थ सेमेस्टर होगा तब जाकर के आपको फोर्थ सेमेस्टर की बैक पेपर में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। मतलब आज से मोटा मोटी एक साल के बाद मान करके चलिए, एक साल के बाद ही आपको फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से 24 बैच के जिनके सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है उनको कब मौका मिलेगा, तो अभी 2026 बैच 2025 बैच जिस पे एडमिशन हुआ था उसमें जब उनका सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम हो रहा होगा उस समय आपको मौका मिलेगा बैक पेपर में सम्मिलित होने के लिए। मतलब कहने का मतलब कि जो आपके पीछे बैच आ रहा है उनका जब फ्रेश वो सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा होगा उन्हीं के साथ आपको मौका मिलता है, और वहीं पेपर रहता है, अलग से पेपर नहीं बनता है, वहीं पेपर रहता है, और उसी के अंतर्गत आपको बैक पेपर में सम्मिलित होने का मौका मिलता है, ठीक है। तो जिनकी फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगी हुई है, अब देख लीजिए चुनावी वर्ष है, अगर मान लेते हैं भर्ती आ जाती है 2026 में, तो आपके लिए रास्ते बहुत कठिन हो जाएंगे, या फिर यूँ कह लें कि रास्ते आपके लिए बंद हो चुके हैं। मैं किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन झूठी तसल्ली देकर के मैं आपको निराश भी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है।
इसी वजह से फोर्थ सेमेस्टर में बैक बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार बैक लग गई उसके बाद से लगभग 1 साल का समय लग ही जाता है आपको पुनः उस बैक पेपर को क्लियर करने में समय लगने में। 2015 बैच बीटीसी का 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुआ था और उसमें ऐसे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी थे जिनका बैक पेपर की वजह से उनका सुपर टेट में अच्छे मार्क्स होने के बाद से फाइनल मेरिट में उनका नाम आने के बाद भी उनको निकाल दिया गया, क्योंकि उनका बैक पेपर क्लियर नहीं था। और जिन्होंने गलती से ज्वाइन भी कर लिया उनको बाद में कोर्ट के आदेश के बाद से उनको निकाल दिया गया नौकरी से। तो ये स्थिति परिस्थिति बनती है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो निश्चित तौर पर निराश करने वाली बात है, जो डीएलएड अभ्यर्थी का पासिंग प्रतिशत है वो बहुत कम रहा है और इसके पीछे जो है वो एग्जामिनेशन का पैटर्न है। अब यहाँ पर बीएड में आप देखेंगे पासिंग प्रतिशत बहुत ऊंचा चला जाता है, लेकिन डीएलएड में कम क्यों जाता है? क्योंकि डीएलएड का जो पैटर्न ही ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर आप दो ही तरीके के मार्किंग सिस्टम होती है, एक आपका 25 नंबर वाला पेपर, एक 50 नंबर वाला पेपर। 25 नंबर वाले पेपर में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो 1 नंबर वाला प्रश्न गलत होगा या तो सही होगा, यानी कि या तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे या तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यहीं 50 नंबर वाले पेपर में भी पैटर्न होता है, वहां पर 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद से 1 नंबर वाले प्रश्न और उसके बाद से 2 नंबर वाले मैक्सिमम 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। जबकि बीएड में इस तरीके का पैटर्न नहीं है। बीएड में जो है मार्किंग सिस्टम आप देखेंगे वहां पर मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 10-10, 20-20 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पर अगर मान लीजिए किसी ने कहानी भी लिख दिया है तो 10 नंबर में बुरी से बुरी हालत में भी वहां पर एग्जामिनर जो है वो 4-5 नंबर देकर के आगे बढ़ जाता है। तो वहां पर निश्चित तौर पर आपका जो ओवरऑल परसेंटेज बनता है बीएड में वो डीएलएड से कम बनता है, लेकिन वहां पर लोग फेल कम होते हैं क्योंकि वहां की मार्किंग सिस्टम अलग है और डीएलएड की मार्किंग सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से अलग है। यहां पर कैंडिडेट का जो ओवरऑल परसेंटेज भी बनता है वो भी हाई बनता है बीएड से। इसके पीछे का यही रीजन है कि यहाँ पर मार्किंग जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। गलत होगा तो फेल में आ जाएगा और अगर सही होगा तो निश्चित तौर पर उसका परसेंटेज बहुत ऊपर चला जाता है, क्योंकि मार्किंग जो है वो मैक्सिमम 2 ही नंबर वाले मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो सही होगा या तो गलत होगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो ओवरऑल परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, लेकिन फेल भी बहुत ज़्यादा होते हैं बीएड की तुलना में। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और एक बार फिर से जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो अभ्यर्थी फेल हुए हैं उन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, समय से मेहनत करिए और जब भी आपको फ्यूचर में मौका मिले आप बैक पेपर क्लियर करके आने वाले अवसर के तलाश में रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।